Okay, today we are going to discuss the second chapter of force and laws of motion of class 9। तो इसमें हमने आपको पहले भी वीडियो डाल रखा है और आपको स्टेलिन मल्होत्रा का जो बुक आता है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इस बुक से जो कुछ टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं, फिर इनका क्वेश्चन आंसर लगाने वाले हम लोग हैं, ठीक है। तो पहले इनका जो टॉपिक है उसको क्लियर कर लेते हैं, क्या क्या चीज़ है ना। तो इनके बाद आपको जो इसका क्वेश्चन आंसर है वो आपको बेटर वे में क्लियर समझ में आएगा, ठीक है। तो पहले हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा देख लेते इसके टॉपिक को। तो फोर्स के बारे में कहा गया, व्हाट इज फोर्स। फोर्स इज दैट एनर्जी विच कैन चेंजेस द स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन और शेप ऑफ दिस डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एनी बॉडी। इसका मतलब क्या है कि फोर्स एक ऐसा एजेंसी है कि जो क्या करता है कि किसी बॉडी की स्टेट ऑफ रेस्ट, मतलब अगर रुका हुआ है तो इसको मोशन में ला सकता है, ठीक है। अगर बॉडी कोई मोशन में है तो उसको रेस्ट में ला सकता है, ठीक है। तो ये फोर्स कर सकता है ये सब काम, ठीक है। तो उसके बाद क्या रखा है कि द यूनिट ऑफ फोर्स इन एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम मतलब होता है मीटर डिस्टेंस का होगा, और केजी होगा मास का, और सेकेंड होगा टाइम का, इज न्यूटन, ठीक है। तो एमकेएस सिस्टम जो था इट मीन्स ऐसा यूनिट जो था फोर्स का, दैट इज न्यूटन, ठीक है। और आगे बात करेंगे इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी। तो फोर्स जो होता है ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो आगे कैरेक्टराइज किया गया फोर्स को बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स के अकॉर्डिंग। तो बैलेंस फोर्सेस क्या होता है कि दोज फोर्सेस दैट कांट द चेंज स्पीड ऑफ अ बॉडी। तो ऐसा फोर्स जो किसी बॉडी की स्पीड को चेंज तो नहीं करेगा, बट इसके शेप और साइज को पक्का चेंज कर देगा। जस्ट लाइक व्हाट प्रेसिंग अ रबर बॉल, अगर इसको आप रबर को प्रेस करेंगे तो इट्स शेप विल बी गेट डिफ्लेक्टेड, मतलब इसका जो डिफॉर्म हो जाएगा शेप, है ना। तो इट मीन्स जो शेप चेंज कर सकता है फोर्सेस, दैट इज कॉल्ड बैलेंस फोर्सेस। तो दे कैन चेंज द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। If the resultant of the forces acting on a body is zero, then the forces are said to be balanced। इसका मतलब क्या हुआ कि नेट फोर्स जो है किसी बॉडी पे लगने वाला टोटल फोर्सेस जीरो हो जाए, इट मीन्स जो चारों ओर से फोर्सेस काम कर रहा है दैट बिकम्स जीरो, दैट इज कॉल्ड बैलेंस फोर्सेस। आगे हम बात करेंगे अनबैलेंस फोर्सेस का। तो दैट इज अनबैलेंस फोर्स आर दोज फोर्सेस दैट कॉज द चेंज इन स्पीड ऑफ एंड डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ अ बॉडी। इट मीन्स व्हाट कि कोई बॉडी है, तो ये बॉडी अगर चल रहा है, इनका स्पीड अगर 10 से चल रहा है और ये स्पीड अगर 15 हो गया, ठीक है, तो दैट इज व्हाट अनबैलेंस फोर्सेस इज एक्टिंग ऑन दिस बॉडी। तो इसका स्पीड चेंज हो गया, या फिर अगर 15 से चल रहा है 10 हो गया, ठीक है, तो ये अनबैलेंस फोर्स पे काम कर रहा है इस तरीके से। तो इफ द रिजल्टेंट फोर्सेस ऑफ एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज नॉट जीरो, दैट इज कॉल्ड अनबैलेंस फोर्स। मतलब अगर 3-4 फोर्सेज अगर किसी बॉडी पे काम कर रहा है, ठीक है, और ये टोटल मिला के जीरो नहीं हो रहा है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड अनबैलेंस फोर्सेस, ठीक है। और ये फोर्सेज ही क्या करता है, क्या बॉडी किसी बॉडी में स्पीड लाता है, ठीक है, और किसी बॉडी के स्पीड को चेंज कर सकता है, किसी बॉडी के डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, दैट्स कॉल्ड टू बी अनबैलेंस फोर्सेस, ठीक है। आगे हम बात करेंगे रिजल्टेंट फोर्सेस की। दैट इज व्हाट रिजल्टेंट फोर्सेस इज दैट व्हेन टू और मोर फोर्सेस एक्ट ऑन अ बॉडी simultaneously, then the single forces which produce the same effect as produced by all the forces acting on together is known as रिजल्टेंट फोर्सेस। उसका मतलब समझते क्या कहना चाह रहा है ये, ठीक है। तो देखिए मतलब क्या होगा, अगर मान लीजिए एक बॉडी है, इस पर 10 फोर्सेस काम कर रहा है इधर से, ठीक है, तो ये हो गया 10 न्यूटन का काम कर रहा है, और इधर से कर रहा है 5 न्यूटन। तो टोटल फोर्सेज जो मिलेगा इस पर दैट इज कॉल्ड 50 न्यूटन। टोटल फोर्सेज आ गया सेम डायरेक्शन में 50 न्यूटन आ गया। और एक बॉडी है, इस पर 50 न्यूटन काम कर डायरेक्ट, तो ये जो 50 न्यूटन हुआ ना, ये रिजल्टेंट फोर्सेज होगा इन दोनों का, ठीक है। तो मतलब कह सकते हैं कि इन दोनों को मिला के जो भी फोर्सेज होता है और एक सिंगल फोर्स ये वो काम करता है, दैट इज कॉल्ड रिजल्टेंट फोर्सेज, ठीक है। तो ये रिजल्टेंट फोर्स होता है। आगे बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्सेज को किया गया। फोर्स में भी क्लासिफाइड इनटू द फ्लोइंग क्लासेस। दैट इज व्हाट कंटैक्ट फोर्सेज। तो ऐसा फोर्सेज जिसके लिए कंटैक्ट जरूरी है, दैट इज व्हाट मस्कुलर फोर्सेस एंड फ्रिक्शन फोर्सेस, दीज आर कंटैक्ट फोर्सेस। एंड एक्शन डिस्टेंस और फील्ड फोर्सेस को दूसरा नाम फील्ड फोर्स भी कहते हैं। और एक्शन डिस्टेंस मतलब दूर से जो काम करता है। तो इसमें कौन कौन आएगा, एक्शन डिस्टेंस फोर्स में ग्रेविटेशन आता है, ठीक है। उसके बाद मैग्नेटिक फोर्सेज आएगा, मतलब नो कंटैक्ट इज रिक्वायर्ड। फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आता है। तो ये सब फोर्सेज दैट इज कॉल्ड व्हाट, दीज आर द एक्शन डिस्टेंस फोर्स, इट मीन्स
नॉन कंटैक्ट फोर्सेस, ठीक है। तो ये आता है। आगे हम देखते हैं इसके बाद क्या, देखिए तो इसमें देखा कि फिजिकल कंटैक्ट बिटवीन टू बॉडीज आर वन ऑफ विच फोर्स इज एक्सर्टेड एंड द अदर विच फोर्स इज एक्सर्टेड। मतलब इसमें जो है फिजिकल कंटैक्ट रिक्वायर्ड होता है ये फोर्स को काम करने के लिए, दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज कॉल्ड कंटैक्ट फोर्स, ठीक है। और अगर बात करें तो द फोर्सेस एक्सर्टेड बाय द विंड ऑन इज कंटैक्ट फोर्स है ना, तो जो विंड फोर्स एक्सर्ट करता है दैट इज कंटैक्ट फोर्स। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज आल्सो अ कंटैक्ट फोर्स, ठीक है। अब आगे बात करते हैं द एक्शन ऑफ अ डिस्टेंस करस्पॉन्ड टू द फोर्सेज विच डू नॉट इन्वॉल्व एनी फिजिकल कंटैक्ट। इट मीन्स दैट इज वर्किंग फ्रॉम अ डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज बट द एक्ट थ्रू आउट द स्पेस बिटवीन दैम, ओके। तो अगर बॉडी के बीच में स्पेस भी हो गया तभी वो काम कर सकता है, जस्ट लाइक व्हाट, ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, मैग्नेटिक फोर्सेज के बारे में बता चुके अभी, इलेक्ट्रिकल फोर्सेस, एग्जाम्पल ऑफ एक्शन और डिस्टेंस फोर्स है, ठीक है। तो ये सब फोर्सेज जो है बहुत दूर से काम करते हैं। मान लीजिए अगर एक बॉडी यहाँ एक बॉडी यहाँ है तो इस दूर से ही काम कर जाएगा एक बॉडी पे ना, तो जस्ट लाइक एक मैग्नेट हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेज हो जाता है, ठीक है। और ग्रेविटेशनल फोर्स छोड़ देने के बाद ये अर्थ के ऊपर आ जाएगा, ठीक है, एक बॉडी। तो दीज आर व्हाट, एक्शन और डिस्टेंस फोर्सेस। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इनर्शिया। What is inertia? Inertia is that the property of a body due to which the body oppose any change in its state of rest, of motion or along a straight line. That is what? Is the measure of mass. More mass means more inertia. It means what? कि inertia एक property होता है किसी body के जो स्टेट है उनमें चेंज आने के रजिस्ट को उनमें चेंज को रजिस्ट करेगा, ठीक है। तो ये बॉडी का जो स्टेट है वेदर इट इज़ मूविंग और एट रेस्ट, ठीक है। तो अगर बॉडी मूव कर रहा है तो इसका मतलब ये मूव करना चाहेगा हमेशा, और अगर रेस्ट में है तो ये रेस्ट में ही रहेगा, ठीक है, मूव करने को अपोज करेगा। और अगर ये मोशन में है और इसको रेस्ट में लाना चाहेंगे तब ये अपोज करेगा, लाइक व्हाट, दीज आर कॉल्ड इट्स प्रॉपर्टी एंड दैट इज कॉल्ड इट्स, दैट इज डिनोटेड बाय इट्स इनर्शिया। तो ये इसका जो प्रॉपर्टी होता है अपने पोजीशन या अपनी स्टेट को चेंजेस लाने से रोकता है, दैट इज इनर्शिया। और इनर्शिया का टाइप भी है, इनर्शिया का टाइप होता है, आप कह सकते हैं दैट इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है। तो ये सब तीनों टाइप है इनर्शिया का, ठीक है। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट हो गया, इनर्शिया ऑफ मोशन हो गया, ठीक है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन हो गया। तो दीज आर व्हाट टाइप्स ऑफ इनर्शिया। एंड now we are going to discuss about the Newton first law of motion, and Newton first law of motion and the inertia, Galileo law of inertia, both are same. Sometime ये आपको क्वेश्चन आता भी है कि what are the Galileo first law, what is the Galileo law of inertia and which law is equal to the Galileo law of inertia and Newton's law. So that is what Newton first law is the same, that is what Galileo law of inertia. So everybody remains in a state of rest or uniform motion unless compelled to change its state by unbalanced force impressed on it. मीन्स what हो, क्या इसका मतलब क्या हुआ, देखिए कि कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में तो रेस्ट में ही रहेगा, है ना, और अगर ये मोशन में तो मोशन में रहेगा, जस्ट लाइक अर्थ मूव्स अराउंड द सन, तो ये हमेशा मूव करते रहेगा, ठीक है। जब तक इस पर कोई बाहर से फोर्स आके रोकना नहीं चाहे तब तक ये मूव करते रहेगा, ठीक है। एंड जस्ट लाइक व्हाट एनी ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, दैट लाइक ये मान लेते हैं दैट्स अ बॉडी, दैट इज व्हाट बिल्डिंग। तो बिल्डिंग हमेशा स्टॉप रहता है, रुका हुआ रहता है, तो बिल्डिंग हमेशा रुका हुआ रहेगा, ठीक है, कभी चलेगा नहीं। तो तब तक इस पर जब तक कोई इसको चलाएगा नहीं या फिर बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं करेगा तब तक ये रुका हुआ रहेगा, ठीक है। तो दीज आर व्हाट, दीज आर द थिंग दैट रिक्वायर्ड टू बी मूव अ बॉडी। फोर्स तो है बॉडी पे लगेगा तभी बॉडी मूव करेगा, या फिर बॉडी को रोकने के लिए, मान लीजिए अर्थ चल रहा है उसको रोकने के लिए भी फोर्स चाहिए होगा, ठीक है। तो जब तक कोई बाहर से कोई फोर्स काम नहीं करेगा तब तक ये बॉडी अपना जो काम करे दैट विल बी कंटिन्यू इन इट्स मोशन और इन इट्स स्टेट वेदर इट इज रेस्ट और इन मोशन, ओके। तो ये हमेशा अपने रेस्ट या मोशन जो भी है ये अपने उसी स्टेट में रहेगा। नेक्स्ट है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। Newton's second law of motion क्या है कि the rate of change of momentum of the body is directly proportional to the unbalanced force applied and take place in the direction of force. तो सिंपल सी बात है कि कह रखा है कि फोर्स इक्वल टू एम ए होता है, ये न्यूटन का सेकेंड लॉ कह रखा है, ठीक है। तो जो फोर्स होगा, ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के अप्रॉच होगा, ठीक है। इसका भी अभी फॉर्मूला आगे हम देखेंगे। तो कह रखा है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनबैलेंस फोर्स जो बॉडी पर लगेगा उसके अनुसार होगा। मतलब फोर्स होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ठीक है। तो ये होता है और इनको आगे हम प्रूव भी करेंगे अभी कैसे होता है, ठीक है, देखेंगे।
ओके, फिर देखिए न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है यहाँ पे। ओके, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन दैट इज गिवन टू अस, टू एवरी एक्शन देयर एग्जिस्ट एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। ओके, तो कह रहा कि जो है हर एक्शन के लिए इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। तो और ये इक्वल, ये इसकी बात और बात क्या रखा है कि एक्शन एंड रिएक्शन हमेशा ये अलग अलग बॉडी पे होगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम अर्थ को पुश करते हैं आगे की ओर या फिर पीछे की ओर, तो अर्थ हमें जो है आगे की ओर धक्का देता है। अगर हम चलना चाहते हैं तो अर्थ को हमें पीछे की ओर पुश करना पड़ता है, जिस वजह से हम आगे चल पाते हैं, ठीक है। तो ये जो है इस वजह से हम अर्थ पे मूव कर पाते हैं, चल पाते हैं, ठीक है। तो ये एक्शन रिएक्शन पेयर होता है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल इसका ये होगा कि हम अगर मान लीजिए वाटर में है ना, बोट से अगर कूद जाते हैं तो बोट अपने आप जो है पीछे की ओर चल जाता है। अगर हम आगे की ओर कूदे बोट से तो बोट अपने आप पीछे आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक्शन रिएक्शन पेयर यहाँ पे काम करता है। आगे यहाँ पे कि मोमेंटम क्या है। मोमेंटम, द प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ अ बॉडी एंड इट्स वेलोसिटी इज कॉल्ड इट्स मोमेंटम ऑफ द बॉडी। ओके, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज़ अ मेजर ऑफ द क्वांटिटी ऑफ द मोशन पोजेस बाय द बॉडी। तो ये जो होता है ना मोमेंटम, जो होता है क्या होता है, किसी बॉडी में जो मोशन होता है उसको कहा जाता है, ठीक है। हम ये मास और किसी भी बॉडी के वेलोसिटी को प्रोडक्ट की बात करते हैं। तो मोमेंटम को अगर आप डिनोट करना चाहे तो मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। तो इसे इसको पीस डिनोट किया जाता है मोमेंटम को, तो ये मास इंटू वेलोसिटी जो होगा दैट इज मोमेंटम, ठीक है। तो अगर किसी बॉडी के मोमेंटम की अगर बात करें तो मास इंटू वेलोसिटी आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, दैट विल बी मोमेंटम, ठीक है। अब इम्पल्स क्या होता है, देखिए इम्पल्स द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम विच अप्लाइज कॉल इम्पल्स। मतलब किसी शॉर्ट इंटरवल के लिए अगर कोई बड़ा फोर्स काम करता है ना तो दैट इज इम्पल्स। इम्पल्स की बात है, तो इम्पल्स इक्वल टू होता है फोर्स इंटू टाइम, ठीक है। तो फोर्स का यूनिट होता है आपको पता है न्यूटन, एंड टाइम का सेकेंड, तो इसका जो यूनिट होगा ना दैट इज न्यूटन सेकेंड। और आप इसको सिंपल से बात करते हैं, ये इम्पल्स एक्चुअली जो होता है कुछ नहीं, दस मोमेंटम होता है, ठीक है। इम्पल्स इज व्हाट, मोमेंटम, ठीक है। आगे हम दिखाएंगे मोमेंटम से इम्पल्स का रिलेशन कैसे होता है, ठीक है। तो दैट इज व्हाट, इम्पल्स इज नथिंग इल्स इम्पल्स, व्हाट इज सॉरी, इम्पल्स इज नथिंग बट मोमेंटम, ठीक है। तो ये मोमेंटम ही एक टाइप से होता है इम्पल्स। आगे देखिए क्या इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम क्या है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम की अगर बात करें तो यहाँ पे द टोटल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम रिमेंस कांस्टेंट अनलेस सम एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट ऑन इट। तो मतलब हमेशा जो है किसी भी बॉडी का, हमेशा किसी सिस्टम का जो मोमेंटम होगा हमेशा कंजर्व होता है, ठीक है। तो मोमेंटम की अगर बात करें तो ये मोमेंटम हमेशा कंजर्व होता है, ठीक है। आगे इसमें दे रखा है फ्रिक्शन फोर्सेस ड्यू टू द इरेगुलर, है ना। फ्रिक्शनल फोर्स की बात करेंगे तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, that is due to the irregularities on the surface which opposes the motion of an object over the another body is in contact with it। मतलब क्या हुआ कि अगर कोई बॉडी एक बॉडी के दूसरे बॉडी कंटेक्ट में आ गया तो इस पर हमेशा फ्रिक्शन लगता है, ठीक है। और फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, ठीक है। विदाउट फ्रिक्शन वी कांट इवन वॉक, है ना। तो बिना फ्रिक्शन को हम चल भी नहीं सकते, वॉक भी नहीं कर सकते हैं। But in the same cases, but in the some cases, we need to reduce friction for smooth working of our system। तो मतलब हमारे सिस्टम को काम करने के लिए समटाइम हमें फ्रिक्शन ज़रूरी भी है, कभी कभी ज़्यादा करना पड़ता है, कभी कभी कम करना पड़ता है, ठीक है। इस तरीके से तो हमें दोनों तरीके आना चाहिए ना। कैसे, इन द केसेस in the case of solid surface the friction of the force of friction is more as compared to the liquid surfaces। इसकी बात हम बात करें तो सॉलिड में ज़्यादा होता है, ठीक है, फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन इन सॉलिड इट इज़ मोर, ठीक है, देन फ्रिक्शन इन लिक्विड, ठीक है। और फ्रिक्शन इन गैस तो बहुत कम ही होता है। जस्ट लाइक व्हाट लुब्रिकेंट आर द यूज टू रिड्यूस द फ्रिक्शन। तो लुब्रिकेंट की अगर बात करें ना, लुब्रिकेंट होता है जैसे ऑयल लाइक सब्सटेंसेस दैट इज यूज टू व्हाट रिड्यूस द फ्रिक्शन। तो हम यूज जो करते हैं व्हीकल्स में क्या, लुब्रिकेंट का, तो इसका काम मेन होता है फ्रिक्शन को रिड्यूस करना, ठीक है, टू रिड्यूस फ्रिक्शन। तो इसका मेन काम होता है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। तो वो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या क्या है उसको आप ध्यान रखेंगे कि ये फॉर्मूला अगर आपको पता नहीं चलेगा तो आप न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे हम, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो दैट इज़ व्हाट, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। तो फोर्स इक्वल टू होता है एम इंटू ए यहाँ पे, तो एफ इक्वल टू एम इंटू ए आएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको पता है, एम यहाँ पे मास है, ठीक है, एफ फोर्स है, एम मास है, ठीक है, ए एक्सेलरेशन है यहाँ पे, ठीक है,
इस तरीके से आप बहुत सारे फॉर्मूला बना सकते हैं, F इक्वल टू एम अपन ए या E इक्वल टू एफ बाई एम, है ना, ये कोई भी फॉर्मूला इसमें से देख लीजिए, इंटर रिलेटेड हो जाएगा, ठीक है। बाकी आपको P इक्वल टू एम इंटू बी, पी मोमेंटम है, ठीक है। यहाँ पे जब तक आपको फॉर्मूला याद नहीं होगा तब तक आप कोई भी सवाल सॉल्व नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे V क्या स्पीड है, ठीक है, इस तरीके से वेलोसिटी है, आप कह सकते हैं P इक्वल टू एम इंटू वी, तो यहाँ पे स्पीड नहीं V वेलोसिटी है यहाँ पे, ठीक है, ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो दैट इज वेलोसिटी। आगे बात करेंगे चेंज इन मोमेंटम जो था, दैट इज व्हाट, चेंज इन मोमेंटम m इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। तो v हो गया आपको फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल, ये आपको पहले से पता होगा, v हो गया फाइनल वेलोसिटी, u हो गया इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। और इम्पल्स फोर्स इनटू टाइम, यहाँ पे f हो गया फोर्स, t हो गया टाइम, दैट इज इम्पल्स, ठीक है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। आगे हम देखिए इसमें, तो ये आप फॉर्मूला आई होप कि आपके पास पता है, अगर पता नहीं है तो आप नोट कर लीजिए, और नोट करके पहले लर्न कर लीजिए फॉर्मूला को, तब आपको यूज़ करना है, फॉर्मूला कैसे यूज होगा, ठीक है। अच्छा, कंजर्वेशन मोमेंटम को देखते हैं, कंजर्वेशन मोमेंटम क्या है, ठीक है। देखिए मान लीजिए कोई बॉडी है, ये है ना, एक ये बॉडी है, एक ये बॉडी है, ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है, ठीक है। ये चला आपस में, ठीक है, और यहाँ पे बॉडी आपस में चला था आगे अच्छे तरीके से, इसका स्पीड ज़्यादा था, इसका कम था, ठीक है। तो मान लीजिए इसका स्पीड u1 है, इसका स्पीड u2 है, ठीक है। इस तरीके से मास m1 है एंड इसका मास m2 है, ये भी दो बॉडी है, और यहाँ पे बीच में टकरा गया बॉडी, दोनों आपस में इस तरीके से टकराया, ठीक है। और टकराने के बाद जो है यहाँ पे बॉडी दोनों अपने अपनी जगह पे फिर आ गया इस तरीके से, ये ए है, ये बी है। एंड आफ्टर द स्ट्राइकिंग द बॉडी, लेट्स एज्यूम इट्स वेलोसिटी इज v1, इट्स वेलोसिटी इज v2 एंड मास इज m1 एंड m2। मास में कोई चेंजेज नहीं आया है मान लेते हैं, ठीक है, और वेलोसिटी v1 v2 हो गया। तो इसमें कहा गया कि जो टकराने से पहले था टोटल मोमेंटम, ठीक है, यहाँ पे m1 u1 प्लस m2 u2, इस तरीके से इनका m1 u1 प्लस m2 u2, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर बात करें तो टकराने के बाद दैट विल बी द मोमेंटम m1 v1 प्लस m2 v2, तो ये दोनों इक्वल आने वाला, ठीक है। टकराने से पहले और टकराने के बाद जो है टोटल जो मोमेंटम आएगा दैट विल बी इक्वल। तो ये बात इसमें कह रखा है, ठीक है, कि दो बॉडी आपस में चला और टकरा गया, टकराने के बाद जो टकराने से पहले जो मोमेंटम था बॉडी का, ठीक है, और टकराने के बाद जो मोमेंटम आया दैट विल बी इक्वल, m1 v1 दैट इज इक्वल टू m2 v2, सॉरी m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2, दैट इज द कंजर्वेशन मोमेंटम। ओके, आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा इसमें। ओके, देन फोर्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इनसे कैसे आता है फोर्स, देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम में फोर्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देन फोर्स इज व्हाट, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इससे पहले हम देख चुके हैं फोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है। तो P2 हो गया यहाँ पे फाइनल मोमेंटम, ठीक है, एंड P1 इज इनिशियल मोमेंटम एंड T इज टाइम टेकन। तो F इक्वल टू m टाइम v माइनस u बटी, तो आपको ये पता है m टाइम v माइनस u जो होता है ये चेंज इन मोमेंटम होता है, ठीक है। तो दैट इज चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। तो इस तरह हमको पता है। एंड F इंटू टी हो गया आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई अगर करेंगे ना, F इंटू टी दैट इज इम्पल्स एंड M इंटू वी दैट इज चेंज इन मोमेंटम। तो F टी हो गया इम्पल्स एंड M इंटू वी दैट इज चेंज इन मोमेंटम। तो आपको पहले भी बता चुके थे कि इम्पल्स क्या होता है, नथिंग बट मोमेंटम, ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम जो आ रहा दैट इज इम्पल्स आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं यहाँ पे। तो आगे हमको यहाँ पे है न्यूटन्स थर्ड लॉ, ठीक है। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ की बात करें तो न्यूटन्स ने बताया था कि अगर दो बॉडी पे काम कर रहे हैं कोई भी फोर्सेस तो इक्वल होगा और अपोजिट होगा, ठीक है। तो अपोजिट का मतलब क्या होगा, एक पॉजिटिव तो एक नेगेटिव होगा, ठीक है। तो एक को अगर हम पॉजिटिव मानेंगे तो दूसरे को हमको नेगेटिव मानना पड़ेगा, ठीक है। और दोनों का क्या होगा, मतलब दोनों जो होगा इक्वल होगा, ठीक है। तो ये बात कह रहा था न्यूटन ने। एंड अगर बात करें यहाँ पे, ठीक है, F1 बराबर फोर्स एक्टिंग ऑन फर्स्ट बॉडी, F2 फोर्स एक्टिंग ऑन सेकेंड बॉडी। तो ये बात आपको पता है कि F1 इक्वल टू F2 आएगा यहाँ पे, है ना। इन दोनों के बारे में हमको लिखा गया। अच्छा, F1 की बात करें तो चेंज इन मोमेंटम हो गया M इंटू ए, ठीक है। तो F इक्वल टू F1 इक्वल टू F2 ये कैसा है। इसके बाद अगर हम करें थोड़ा सा तो देख लीजिए, F1 इज वॉट M1 इंटू A1 एंड F2 इज वॉट नेगेटिव का M2 इंटू A2, ठीक है, ये हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए हम A1 की बात करें तो A1 इज वॉट V1 minus U1 upon T, and if we talk about the M2, negative upon M2 and V2 minus U2 upon T, that's what. So we cancel out T here and we will get here multiplied by M1 into V1. What is that? M1 V1 minus M1 U1 and that is equal to multiplied by M2 U2 minus M2 V2 और माइनस इंटू माइनस प्लस
M2U2। तो अगर हम एक तरफ प्लस वाला को रखें, दूसरी तरफ माइनस वाला को, तो इसको हम इधर ले आए, है ना, और इसको हम इधर ले आए, तो दैट विल बी व्हाट, M1B1 एंड प्लस M2B2 इक्वल टू M1U1 प्लस M2U2। और ये बात हमने कहा था कि जो मोमेंटम होता है ना यहाँ पे, ठीक है, टकराने से पहले का मोमेंटम, है ना, टकराने के बाद का मोमेंटम, दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। दैट इज़ व्हाट मोमेंटम बिफोर द कोलिजन एंड मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन रिमेंस कांस्टेंट, ठीक है। तो ये बात को ध्यान रखना। नेक्स्ट आपको बात करते हैं फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल डायरेक्शन बिटवीन टू सर्फेसेस इन कंटैक्ट, ठीक है। एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, एफ इक्वल टू म्यू टाइम आर। तो नॉर्मल डायरेक्शन क्या होता है कि मान लीजिए कोई बॉडी है ना, इसका फोर्सेस कुछ होगा, मतलब तो ये जितना बॉडी mg लगाएगा यहाँ पे नीचे, दैट इज उसका नॉर्मल डायरेक्शन वही होता है mg के बराबर, ठीक है। तो ये बॉडी जितना फोर्स लगा रहा है यहाँ पे नीचे, दैट इज नॉर्मल डायरेक्शन। एंड एफ इक्वल टू जो होगा यहाँ पे म्यू टाइम आर, जो होता है म्यू होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एंड आर इक्वल टू नॉर्मल डायरेक्शन, दैट इज इक्वल टू mg, है ना। तो यहाँ पे अभी यहाँ पे एफ इक्वल टू म्यू टाइम आर आएगा, एंड म्यू इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। व्हाट इज दैट? म्यू इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ओके, तो ये बात समझ सकते हैं। एंड आर इज व्हाट, नॉर्मल डायरेक्शन, ठीक है। तो अब इसको इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं कि इफ़ डब्ल्यू इज द वेट ऑफ द बॉडी, सो व्हाट इज दैट हियर, एफ अपॉन आर इक्वल टू म्यू, जिससे आपको ऐसे कह सकते हैं कि एफ इक्वल टू म्यू टाइम आर, एंड आर को हम वेट से डिनोट करें तो एफ इक्वल टू म्यू टाइम डब्ल्यू, है ना। तो यहाँ पे हमें जो म्यू आएगा दैट इज एफ अपन, आप कह सकते हैं डब्ल्यू और आर। एफ अपन डब्ल्यू इक्वल टू दैट इज म्यू, ठीक है। ओके, तो ये मेरे पास यहाँ पे आएगा, और नॉर्मल डायरेक्शन इक्वल टू कह सकते हैं फोर्स अपन वेट ऑफ बॉडी इज कॉल्ड इट्स कोफिशिएंट फ्रिक्शन ऑफ कोफिशिएंट। तो म्यू जो होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है, और इसका कोई यूनिट नहीं होता, इट इज अ नंबर, इट डजंट हैव एनी यूनिट। तो म्यू इज व्हाट, इट इज यूनिटलेस। आई होप ये बात समझ में आया आपको। इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन लगा सकते हैं। अगर ये बात आपको क्लियर है तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चन लगा सकते हैं इसमें, ठीक है।